हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंट्रीगल्स में बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.9 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हमको पढ़ना क्या है? इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है बच्चों, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने पुराने सारे टॉपिक्स किए तो ये बहुत ही ईजिली हो जाएगी। और जो बच्चे नए हैं, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट है रीड मोर पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट, कोई भी चैप्टर हो, लगभग कैलकुलस पूरी कंप्लीट हो गई और जो नई चैप्टर्स मिले हैं वो जल्द ही आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं यहाँ पर एरिया फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको डिफाइन करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाते हैं। और अगर आपने इससे पहले हमारा 7.8 का वीडियो अगर देखा है तो थोड़ा हिंट हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रल में वहाँ पर दे ही दिया था। क्या कि ये जो इंटीग्रल होता है आपका, क्या इंटीग्रल ऑफ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये लिमिट a टू b है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये हमारे पास कोई इंटीग्रल है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का और लिमिट लगी है फ्रॉम a टू b, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था इस फंक्शन का, ये देखिए ये आपकी x डैश और y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई कर्व है। ये कर्व जो है ये इट इज़ नथिंग, ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल है लिमिट a टू b के लिए। ओके, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। आपको पता है x की वैल्यू डालते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी तो एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या दिखाता है? ये जो इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम लिमिट a टू b, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ध्यान से चेक करिएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व एंड x इज इक्वल्स टू a। अच्छा, x इज इक्वल्स टू a क्या होगा बताइए? x इज इक्वल्स टू a क्या होगा? जहां पर a कोई नंबर है। ठीक है, तो बच्चों x इज इक्वल्स टू समथिंग होता है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो समझिए जरा, ये x एक्सिस पे अगर आपने x इज इक्वल्स टू a लिया है, मान लीजिए यहाँ पे a आता है। ठीक है, ये इतना क्या है? ये लेंथ ऑरिजिन से a। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये ऐसे, इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू b जो होगी वो भी y एक्सिस के पैरेलल होगी और b आपका यहाँ से यहाँ तक होगा ऑरिजिन से। मान लीजिए यहाँ पे आता है b। ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये वाली लाइन क्या है आपकी? x इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू समथिंग y के पैरेलल होता है, इतना हमें पता है। x इज इक्वल्स टू a, तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये y एक्सिस के पैरेलल हैं। अब आप क्लियरली देखिए बच्चों, ये वाला जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये शेडेड रीजन क्या आपको बता रहा है बताइए? ये शेडेड रीजन आपको एरिया बता रहा है। एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। चेक करिए, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो f ऑफ x है जिसका आप इंटीग्रल निकाल रहे हो, लिमिट्स है फ्रॉम a टू b, आपको बता के आ रहा है एरिया बाउंडेड बाय व्हाट? एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये देखो, ये है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। तो ये एरिया आ जाएगा बाउंडेड। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी 7.8 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x का इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट a टू b क्या बता रहा है हमको? एरिया ऑफ द रीजन। ये अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाउंडेड बाय व्हाट? बाउंडेड बाय द कर्व, जो कि किसके द्वारा बंद हो? कर्व के द्वारा। नंबर 1 कर्व के द्वारा, ये है कर्व आपका। नंबर 2 x इज इक्वल्स टू a वाली लाइन, x इज इक्वल्स टू a वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, x इज इक्वल्स टू b वाली लाइन और लास्ट में x एक्सिस। ठीक है, तो ये बात होती है। अब ये टॉपिक हमारा आता है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। क्यों डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखिए बात समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कर्व है, ये, ठीक, ये किसका कर्व है? सभी बच्चे पहचानते हैं यहाँ पर, ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो, या y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कर्व है। अब मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया एक्स स्क्वायर को विद इन द लिमिट 1 टू 2। ध्यान दीजिएगा जरा, इंटीग्रेट करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा बताइए? एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ हम लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 1 टू 2। ओके, अब ये हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था। कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करने के बाद इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी हम आपको बताएंगे, इसी पे बेसिक एक्सरसाइज है, बट फिर हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं। तो x की जगह 2 का क्यूब बाय 3 और माइनस x की जगह 1 का क्यूब बाय 3, और सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो 2 का क्यूब होता है 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका कितना? 8 माइनस 1 7 बाय 3 वॉट? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिखो चाहे नहीं लिखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि एक्स स्क्वायर मतलब इस कर्व को, यही तो है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व को अगर हमने इंटीग्रेट किया विद इन द, इस कर्व का जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ उसको अगर हमने इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट 1 to 2, तो यहाँ 1 आता है और यहाँ कहीं 2 आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये जो छोटी सी आपको लाइन दिखाई पड़ रही है जो कि वाई एक्सेस के क्या है, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस के पैरेलल है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 इसकी इक्वेशन है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये जो आया है, ये जो एरिया आया है, ये कितना आया है 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये देखिए बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स by the line x is equals to 1 and x is equals to 2 and by the x axis। तो 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा बाउंडेड एरिया को बताता है कौन, किसी फंक्शन का इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि ये जो एरिया आता है हमारे पास, ठीक है, ये जो एरिया आता है इसी को हम एरिया फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है, बात समझिए बच्चों, मान लीजिए, बहुत फोकस करिएगा, मान लीजिए बच्चों हमने लिमिट लगाई a से x, अब यहाँ 2 ना रख के अगर हम x रख देते हैं, दिमाग लगाइए जरा, 2 ना रख के अगर हम यहाँ x रख देते तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते तो लोअर लिमिट तो 1 होती और अपर लिमिट क्या हो जाती, x हो जाती, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला जब हम लगाते तो हमारे पास क्या आता है, ध्यान से चेक करिए, एक बार अपर लिमिट रखते फंक्शन में तो जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ में x रखना होता है, यानी कि x का क्यूब बाय 3 और माइनस फिर जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा था वहाँ हम 1 रखते। तो खास बात ये बच्चों, आंसर कुछ ऐसा ही आपके पास आ जाता, क्या आ जाता है यहाँ पे आ जाता x क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब 1/3, तो ऐसा आ जाता। अभी कोई नंबर तो नहीं आता है ना, तो ये जो भी फंक्शन आया है यही आपका एरिया फंक्शन कहलाता है। अब ये जो एरिया फंक्शन आता है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लिखें, एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स, एरिया फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स, एरिया फंक्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ, ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब ये कोई नई चीज़ नहीं बच्चों वाली कहानी है, आपको भी पता है, आप x बदलते जाइए, यहाँ पर आपको एरिया अलग अलग मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ x की जगह अभी कितना रखा था, हमने यहाँ पे x की जगह कितना रखा था, शायद 1 से 2 है ना। तो जब हमने 1 से 2 रखा था तो इसका आंसर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, 1 से 2 जब हमने रखा था तो इसका जो आंसर आया था वो 7/3 स्क्वायर यूनिट्स आया था। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू बदल दें बच्चों, चेंज कर दें, है ना, चेंज करिए x की वैल्यू, चलो मैं 3 ले लेता हूँ, मान लो x की वैल्यू अगर हमने 3 ले ली तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ हम क्या रखते जाएंगे 3, तो 3 का क्यूब 27, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 27 और माइनस 27/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 26/3 आ जाएगा। तो आप देखो 7/3 से तो ज़्यादा आंसर आया है इस बार, है ना। जब हमने क्या किया, जब हमने इंटीग्रल निकाला फ्रॉम लिमिट 1 to 3 किसका, एक्स स्क्वायर का, तो इस बार हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है 26/3। इसका ये मतलब है कि ये जो एरिया फंक्शन आया था, जो एक्स के फॉर्म में भी हमने आपको दिखाया था, जो आया था, ठीक है, दैट इज नोन एज एरिया फंक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है। भाई सीधी सी बात है कि आप एक्स की वैल्यू जब चेंज करते आओगे, यहीं पे चेक कर लो आप, एक एक्स तो आपने फिक्स कर दिया, ये वाली लोअर लिमिट तो फिक्स कर दी, जैसे यहाँ पे देखिए इसको तो फिक्स कर दिया और ये वेरिएबल है, ठीक है। अपर लिमिट को आप वेरी करते जाओगे तो आपका एरिया भी क्या होता जाएगा, वेरी होता जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए ना, एक्स इक्वल्स टू 3 ले लिया आपने, तो यहाँ कहीं आएगा एक्स इक्वल्स टू 3, ये एक्स इक्वल्स टू 3 वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये ऐसे जाएगी। अब आपको ये पूरा एरिया मिला है, एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके एक्स इक्वल्स टू 3, बाउंडेड बाय द कर्व, एक्स बाउंडेड बाय द कर्व द लाइन एक्स इक्वल्स टू a, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, द लाइन एक्स इक्वल्स टू 3, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एंड बाय द एक्स एक्सिस। तो बस ये सिंपल सी कहानी थी। अब मोटी मोटी बात ये रही बच्चों, क्या, किसी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स फ्रॉम a to x, तो हमारे पास x के फॉर्म में एक फंक्शन आता है जिसको हम एरिया फंक्शन बोलते हैं। और तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इंटीग्रल है ये किसको बताता है, किसी एरिया को बताता है। और ये जो एरिया फंक्शन आता है, जो भी यहाँ पे आया था x के फॉर्म में, x क्यूब बाय 3 माइनस 1/3, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, ठीक है। तो ये जो एरिया फंक्शन आता है ये किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इतनी सी बहुत ही बेसिक सी यहाँ पे बातें थी, इसको आप कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। 2 थ्योरम्स हैं, पेज नंबर 335 पे स्टूडेंट्स, थ्योरम 1 थ्योरम 2, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है बच्चों, कुछ भी खास नहीं, बट ना आप एक बार देख लीजिएगा, पता लगा कभी दिमाग घूम गया सीबीएसई का, पूछ लिया कि भाई क्या होती है 1 मार्कर लिखने के लिए थ्योरी में, है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, कह नहीं सकता हूँ मैं। तो अगर कभी आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो, इसलिए एक बार बस देख लीजिएगा, वैसे कभी आया नहीं है और ना आएगा, हमें तो न्यूमेरिकल करने से मतलब है, ठीक है। चलिए थ्योरम 1 बच्चों क्या कहता है, कहता है कि लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है भाई, लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल a, b, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एग्जांपल से समझते हैं इस थ्योरम को, ठीक है। कहता है कि हमारे पास कोई
फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपके पास, ठीक है, बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये डायग्राम का मतलब इसका कर्व हम बना लेते हैं बच्चों। सभी बच्चों को पता है ये ऐसे ऑरिजिन से पास होगा, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये। अब क्या कहता है ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। चलो भाई हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं यहाँ 1 से 2 के बीच में, 1 to 2, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, मतलब जो हमारा x बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल a to b। चलो इसका मतलब समझते ना, x की वैल्यू इंक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब क्या कहता है, एंड लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन, लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन। अब ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों, तो ये कुछ खास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चों, जब हमने एरिया फंक्शन अभी आपको डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे विद इन द लिमिट्स, लोअर लिमिट a होती थी और अपर लिमिट x होती थी, और यहाँ पर f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता था, यहाँ पर a ऑफ एक्स आता था, यही चीज़ है ना। तो वही बात यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट हमने कितनी रख ली, 1 रख ली, अपर लिमिट को x ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अपर लिमिट को a की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, अपर लिमिट को आप x रहने दो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे जैसा भी आपने किया था, तो एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट 1 to x, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। अब इसमें बच्चों लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फंक्शन में जहाँ जहाँ क्या है x, जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, x ही रखोगे, तो क्या हो जाएगा x³ 3 और माइनस फिर फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखोगे, तो 1³ 3 यानी कि 1/3। इतना ही पहले भी आया था अभी, जो इसके पहले टॉपिक जब आपको समझाया था। तो ये जो आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आया है, x³ 3 - 1/3, यही तो a ऑफ x है। तो यहाँ पे बच्चों a ऑफ x जो आया वो कितना आ गया, थोड़ा कम दिख रहा होगा बट आप एडजस्ट करिए, मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है। x³ 3 - 1/3 यही a ऑफ x है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लेट a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन। हाँ भाई ठीक है, a ऑफ x कोई एरिया फंक्शन है, किसका, इसका f ऑफ x का। कह रहा है देन a डैश ऑफ x निकालें तो f ऑफ x मिल जाता है। देन a डैश ऑफ x निकालें तो f ऑफ x मिल जाता है। कौन सी नई बात कर दी भैया, कौन सी नई बात कर दी, देखो जरा, a ऑफ x कितना आया मेरा, बताओ a ऑफ x कितना है, x³ 3 - 1/3, ठीक है, x³ 3 - 1/3। अब a डैश ऑफ x निकाल लो, चलो निकालो a डैश ऑफ x। तो बोथ साइड डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो a ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a डैश ऑफ x। अब ये a ऑफ x लिखा क्योंकि बच्चों एरिया फंक्शन x का ही तो फंक्शन होता है, x की वैल्यू बदलते जाओ एरिया बदलता जाएगा, आपको पता है x की वैल्यू बदलने का मतलब है यहाँ पे आप अपर लिमिट बदलते जाओ तो एरिया बदलता जाएगा, कौन सी टेंशन है यहाँ पर, ठीक है। आप 3 रखोगे ज़्यादा एरिया आएगा, 4 रखोगे और ज़्यादा एरिया आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन टू, जो भी रखते जाओ आप। तो a डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू बच्चों, अब इसको डेरिवेटिव करो, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² अपॉन में 3 तो रहेगा ही, और -1/3 का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0। 3 से 3 गया, आपके पास x² आ गया। x² क्या था, जो आपने फंक्शन चूज़ किया था, जिसका कर्व आपने ड्रॉ किया था, f ऑफ x क्या था, x² था, ठीक है भाई। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² का कर्व है। तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ x ही तो आ गया इन द क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई बात कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x है तो उसका अगर एरिया फंक्शन a ऑफ x है, तो एरिया फंक्शन को अगर हम वापस से डेरिवेटिव निकाल लें, एरिया फंक्शन को अगर हम वापस से डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है, तो वापस से हमको वही फंक्शन मिल जाता है। और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो जवाब है जो आपने क्लोज इंटरवल लिया था। क्लोज इंटरवल क्या था आपका, a से b, तो ये देखिए इतना पार्ट आपको ये मिल जाएगा, ठीक, फ्रॉम 1 to 2। अभी तो क्या हो गया, बात समझिए, अभी तो हमने इसको मतलब x के फॉर्म में दिखाया हुआ है जानबूझ के बच्चों, क्योंकि हमको एरिया ऑफ फंक्शन को x के फॉर्म में दिखाना था। बहरहाल ये सब बातें बच्चों आप छोड़िए, ठीक है, ठीक है, वो बातें आप छोड़िए, क्योंकि फिर एरिया को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँगा तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा, है ना, तो वो आप छोड़िए, ठीक है, उसको आप छोड़िए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत ईजी है। अब सेकेंड थ्योरम देखिए, सेकेंड थ्योरम में क्या कहता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं करता है बच्चों, वो सब बेसिक सा चीज़ है एकदम, ठीक है, आप 1-2 बार पढ़ लो हो जाएगा, हमें न्यूमेरिकल करने से इसमें मतलब है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में कहता है कि लेट f बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a, b एंड f बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, और ये जो बच्चों हमारी थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड है ना, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये डायरेक्ट हमें लर्न करना है। और ये कौन से नॉलेज से निकल के आया है, जो नॉलेज हमने पिछली बार अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या, एरिया फंक्शन का नॉलेज, तो वहीं से सारी चीज़ें आप देख रहे हो निकल के लगभग आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, थ्योरम 2 में कह रहे हैं कि भाई लेट अस से f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके, चलो देखते हैं जरा।
एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमने लिया कितना, एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। कह रहा ऑन द क्लोज इंटरवल a to b, तो लेट अस से कि x हमारा बिलोंग कर रहा है, ग्राफ फिर से बना लो, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, तो क्लोज इंटरवल लेते हैं फ्रॉम 1 to 2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं 1 आएगा कहीं 2, तो ये वाला इंटरवल लेते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो x बिलोंग्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 1 to 2, ओके, ये हो गया। कह रहा है एंड एफ बी एंड कैपिटल एफ, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसको मैं एंटी डेरिवेटिव बोलूं अगर, तो आप दिमाग अपना लगा सकते हो ना, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या बता रहा है वो, इंटीग्रल, क्या बता रहा है वो, इंटीग्रल, ठीक। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया था, ये वाला एफ ऑफ एक्स, ये वाला, ठीक है, मतलब स्मॉल एफ जो फंक्शन था ये, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव हो और उसको अगर हम कैपिटल एफ से दिखाएं, तो एक बार बताओ, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, चलो इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल निकालो, अभी लिमिट मत लगाओ, ठीक है, अभी लिमिट मत लगाओ, निकालो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो निकालो जरा, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब बाय 3 और एक कांस्टेंट सी आएगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट सी को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्यों नहीं लिखते हैं मैं आपको डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, उसको आप छोड़िए, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, जो स्मॉल एफ है उस फंक्शन, स्मॉल एफ क्या था आपका, एक्स स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल कितना है, एक्स क्यूब बाय 3, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ, आप इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये जो एफ ऑफ एक्स आया हुआ है, ठीक, अगर हम इस इंटीग्रल पे लिमिट लगा दें, इस इंटीग्रल पे लिमिट लगा दें, तो इस फंक्शन पे भी लिमिट लग जाती है, मतलब इस फंक्शन स्मॉल एफ का जो एंटी डेरिवेटिव आया है कैपिटल एफ, उस पर भी लिमिट लग जाती है। मतलब अगर हमने लिमिट लगाई 1 to 2, ठीक है, तो यहाँ सब जगह लिमिट लग जाएगी, और ये जो आंसर आएगा बच्चों, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे भी हम लिमिट लगा देंगे, और ये जो एफ ऑफ एक्स आया है, एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स यही एक्स क्यूब बाय 3, इस पर लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, बस समझिए, एफ ऑफ एक्स 1 से लेके 2, और ये एफ ऑफ एक्स है कितना, इसका इंटीग्रल कितना आया है, एक्स क्यूब बाय 3, ओके। ये अब कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, एक बार एफ ऑफ, इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है, ध्यान से करिएगा, इसका सॉल्यूशन आता है कैसे, एफ ऑफ अपर लिमिट, मतलब एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट रख दो, और माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लोअर लिमिट रख दो। यही बातें मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ चला रहा हूँ, बस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 निकालना है, तो यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा बताओ, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दोगे, 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब 8, 8/3, ठीक है, और ये 8/3 है क्या, ये है आपका कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दो, ठीक है, तो 1 क्यूब बाय 3 यानी क्या आ जाएगा 1/3, बस। अब जो भी आंसर आएगा दैट इज 7/3, इट विल बी व्हाट, इट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2, और ये जो इंटीग्रल आया है ये बता किसको रहा है, ये बता रहा है एरिया को। 7/3 क्या है, एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स, यही आपका एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट, एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए कितना है यहाँ 2, एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई के पैरेलल होगा, एक्स इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है यहाँ 2, ये भी y के पैरेलल होगा, एंड बाय द एक्स एक्सिस, तो ये वाले एरिया को बता रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं वो एरिया अंडर द कर्व को बताते हैं। अब इसी बात को बच्चों इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए कौन सी नई बात इन्होंने लिख दी है, बताइए। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्मॉल एफ फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव कितना है, कैपिटल एफ है, तो हमने बोल दिया भाई कि स्मॉल एफ हमारे पास कोई फंक्शन, उसका एंटी डेरिवेटिव सपोज कुछ तो आता होगा, लेट अस से कैपिटल एफ आता है, तो अगर हम इस स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करें विद इन द लिमिट्स a to b, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि स्मॉल एफ का जो एंटी डेरिवेटिव आया है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन आया है एफ ऑफ एक्स, इसको आपको क्या करना है, इस पे भी लिमिट लगानी है, a to b क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है, बस। मतलब कैपिटल एफ जो एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रल आया है उसमें एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ a रखना है, फिर माइनस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी रखना। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और सारी चीज़ें बच्चों क्लियर होंगी। अब इसमें देखते हैं कुछ रिमार्क्स, हम इतना कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स रिमार्क लेते हैं कुछ इसमें जो भी हमने पढ़ाई करी है, जितनी भी फंडामेंटल थ्योरम्स जो पढ़ी, कह रहा है कि जब आप इसको कैलकुलेट करें, किसको, एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रल को फ्रॉम लिमिट a to b, जब आप इसको कैलकुलेट करें देन द फंक्शन f, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन स्मॉल f आपने लिया ना, जिसका इंटीग्रल अभी आप निकालने वाले हो विद इन द लिमिट a to b,
नीड्स टू बी वेल डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a, b। ये फंक्शन बच्चों वेल डिफाइन होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल, जो भी आपने क्लोज इंटरवल लिया है फ्रॉम a to b, ओके। इसी क्लोज इंटरवल में तो आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि एरिया अंडर द कर्व इस क्लोज इंटरवल में आप निकाल रहे हो ना, बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड द x एक्सिस, ओके। तो कह रहा है कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए और साथ में वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये एक फंक्शन इन्होंने हमको दे दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम देखते जाएंगे, आगे चलेंगे। अभी तो काफ़ी करना है, प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे ना, अभी इंटीग्रल की वहाँ पे भी हम फील करेंगे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एक इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने हमें फंक्शन दिया है, क्या लिमिट है -2 to 3, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। x इंटू इन द ब्रैकेट x स्क्वायर -1 की पावर 1/2। बच्चों पावर 1/2 का मतलब आप समझते हैं? आप समझते हैं पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लिया गया है। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने हमें दे दिया है -2 to 3, ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और देखो सिर्फ इतने पे 1/2 लगा है, यानी कि स्क्वायर रूट इतने का, कितने का, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। अब इसको जो इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट -2 to 3। अगर बच्चों लिमिट नहीं लगी होती तब तो टेंशन नहीं है, तब तो इसमें एरर नहीं है कोई, है ना, तब तो इसमें एरर नहीं है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट वगैरह हम कर देंगे, a ऑफ x आ जाएगा, इसका एरिया फंक्शन आ जाएगा जैसे तैसे, ठीक है। बट यहाँ पे जो लिमिट लगा दी है इन्होंने, यहाँ प्रॉब्लम करी हुई है। नंबर लाइन खींचते हैं बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ कहीं मेरा 0 आएगा, ठीक है, और -2 to 3 है ना, तो यहाँ कहीं मेरा 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, और यहाँ कहीं 3 आएगा, यहाँ कहीं -1 और यहाँ कहीं -2 आएगा, सही है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम है इस क्लोज इंटरवल में। देखिए x किसको बिलोंग कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a to b होता है। a क्या है यहाँ? -2 लोअर लिमिट, और b क्या है ये, मतलब बच्चों x आना चाहिए इनके हिसाब से -2 से लेके कहाँ तक, 3 तक आना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक इंटरवल आपको ऐसा मिल रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, एक इंटरवल ओपन इंटरवल आपको मिल रहा है एक -1 से 1 वाला ओपन है भैया, -1 को नहीं लेना है। कहो तो मैं अलग नंबर लाइन पे बना के दिखा दूं, बात समझो। चलो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। इस पूरे इंटरवल में इन्होंने इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, और -1 से 1 को देखो जरा, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो -1 से लेकर ओपन है, -1 को इंक्लूड नहीं किया, देखो, ठीक है। तो ये -1 से 1 के बीच में इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 से 1। अब एक बार बताओ भैया, सुनो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू उठाऊं कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में, कुछ भी उठा लो, जाओ कुछ भी ले लो, जो मर्जी है वो ले लो। ध्यान से चेक करना, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, बात समझो, सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे ना, इंटीग्रेशन की बात क्यों करेंगे, सिर्फ फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन f ऑफ x, इसकी तो कॉन्टिन्यूटी वैसे हमें चेक करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बट फिर भी अब देखिए जरा, ये आपका फंक्शन है क्या, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। एक बात बताओ, अगर f ऑफ 0 निकालोगे, मतलब x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। कैसे? बाहर तो 0 है, इंटू रूट ओवर, अब ध्यान चेक करिए, 0 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -1। अभी आप बाहर वाले 0 को मत देखो कि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप इसको चेक करो, ये तो भैया रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि इस फंक्शन के आउटपुट हमको कॉम्प्लेक्स मिलने लगे। अब देखिए जरा, बात समझिए, मान लीजिए आप इसको देखिए, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, इस इंटरवल में चेक करो, -1 से 1 के बीच में 0 को छोड़ के, 0 मैंने जानबूझ के पहले ही ले लिया, आपको कुछ और ले लो। चलो मान लो आपने ले लिया क्या, 1/2, यहाँ कहीं 0 और 1 के बीच में 1/2 आता होगा, है ना, तो आपने चूज़ किया x इज इक्वल्स टू कितना, 1/2, जो कि ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ रखो, तो f ऑफ 1/2 अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू 1/2 रखो, रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1/4 -1 1/2 रूट ओवर, हाँ ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा -3/4। चेक करो रूट के अंदर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, है ना, यानी कि इस फंक्शन के जो आउटपुट है वो रियल ही नहीं है बच्चों, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं, जो आप अपना 2 डायमेंशनल एक प्लेन पढ़ते हो, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में वेल डिफाइंड, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के हम 4, भाई इसका ग्राफ आप यहीं तो कार्टेशियन प्लेन में तो कहीं ड्रॉ करोगे ना, तो इसकी रियल वैल्यू ही नहीं आ रही, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये
इसमें एरर है, इस फंक्शन यहाँ पे क्या है, एरर है, इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों एरर है? क्योंकि आपने हमें इंटरवल दे दिया कहाँ से कहाँ, -2 से लेके 3 तक, तो उस इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में एक सब इंटरवल आता था, ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, जहाँ पर फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इस बात का भी बच्चों ध्यान रखना है कि जब हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन, ये जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -2 to 3 या कोई और भी इंटरवल, तो उसके बीच में कोई सब इंटरवल ऐसा तो नहीं है जहां वो क्या हो, वेल डिफाइंड ही ना हो, जहां उसके आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आते हो, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव या कुछ और वो नॉट डिफाइंड हो जाता हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग आगे कहीं आएगा तो और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जब हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे। तो ये एक रिमार्क था, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन है हमारा f(x), ठीक है, और इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट a to b, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं बाउंडेड बाय f(x), x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड द x एक्सेस। ओके, तो ये आपने सीखा। मैंने आपको बताया था क्या कि इसका जो आंसर आएगा वो बताएगा क्या, एरिया को बताएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब इसका आंसर आता है तो हम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? याद है आपको बच्चों? अभी तो हमने पढ़ा था क्या कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रल f(x) आता है, ठीक। अब इस फंक्शन f(x) पे भी हम लिमिट लगा देंगे फ्रॉम a to b, सही है ना। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये f(x) आया होगा भाई, इसका कुछ इंटीग्रेशन आया होगा तो साथ में c भी आया होगा, याद करिए, साथ में प्लस c, जहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हम इसमें क्या लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं, तो ध्यान से करिए क्या हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करिए। अपर लिमिट मतलब इस पूरे में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले क्या रखोगे, वहाँ अपर लिमिट, यानी कि f(x) की जगह b रखना है प्लस c, माइनस इस पूरे में जहाँ जहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, वहाँ a रखोगे, तो माइनस f(a) प्लस c। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, f(b) प्लस c माइनस प्लस माइनस माइनस f(a) आ जाएगा यहाँ, और माइनस प्लस माइनस c, तो यहाँ c से c बच्चों कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या कि जब हम आंसर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f(b) माइनस f(a) आएगा। कोई भी यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। आइए आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 से, ओके, कि किस तरीके से हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी बुक में जैसे किया मैं वैसे ही करता हूँ। इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने बोला है कि सिंस, अभी तो हम डायरेक्ट करने लगेंगे, पहले देखते हैं एनसीईआरटी कैसे कराना चाहता है। एनसीईआरटी कह रहा है कि सिंस ये जो f(x) है, यहाँ आपको बच्चों बहुत फोकस करना है कि f(x) है क्या, f(x) है हमारा x², ठीक। तो कह रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, यहाँ पर f(x) क्या है, f(x) मेरा x² है ऑब्वियसली, बस आप लिमिट हटा दो, तो इंटीग्रल ऑफ x² कितना होता है, ये तो आपने पढ़ा है, कितना होता है बताइए, x³/3 होता है। अब यहाँ कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगा दोगे तो वो कट जाएगा। चलो मान लो मैंने लगा दिया, मान लो मैंने लगा दिया, ठीक। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि f(x) का जो इंटीग्रल f(x) क्या है, x², इसका जो इंटीग्रल x³/3 प्लस c है, तो यही क्या है आपका f(x) है। और हमने देखा था क्या, अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, किस पे, इस पे, मतलब जिस भी लिमिट के अंडर इसको हमको इंटीग्रेट करना है 2 to 3, तो इसका आंसर क्या होता था, याद करो, इसका आंसर होता था f(b) माइनस f(a), यही होता था, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यही आपका f(x) ये रहा आपका। तो इस फंक्शन में एक बार जहाँ जहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, वहाँ अपर लिमिट रख दो, यानी कि x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह क्या रख दोगे, 3, तो 3/3 और प्लस c, फिर माइनस f(a) का मतलब क्या, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप कितना रख दो, 2 रख दो, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है, 2, ये a इज इक्वल्स टू 2 है और b इज इक्वल्स टू क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा आपका 2³/3 प्लस c। अब जब ऐसा करोगे तो 27/3 यानी कि 9 आ जाएगा, चेक करो, और प्लस c और माइनस 2³ 8/3 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस c से c कैंसिल होएगा। इसलिए आपकी बुक में क्या किया उन्होंने, जब इसको इंटीग्रेट किया है तो सीधे क्या लिख दिया है, x³/3, और कोई भी c भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहाँ नहीं लिखा है, और इसी को f(x) बोल दिया है, और फिर उन्होंने सीधे f(b) माइनस f(a) निकाल दिया है। f(b) का मतलब बच्चों क्या, f(b) का मतलब अपर लिमिट, f(3) माइनस f(a) का मतलब क्या, 2। बस अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, 3, यानी कि x³/3 माइनस, फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, यानी कि 2³/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है आपका कितना,
19/3, तो उसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। अगर मान लो इसको मैं 3 से 27 को कैंसिल नहीं करता तो ऊपर 27/3 आता, यहाँ पे 27/3 और उसके बाद ये -8/3, तो 3 और 3 एलसीएम आता, 27 - 8 कितना हो जाता है, ये 19 हो जाता, तो 19/3 आ जाता। तो इस तरीके से करेंगे तो समझ में आपको कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को क्यों नहीं लिखते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। इस एग्जाम्पल में पूरी बातें डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 का पार्ट 2 है कि एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको SFT नहीं भूलना है। SFT मतलब सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। जब आप f ऑफ b माइनस f ऑफ a करते हो ना, देखो ध्यान से बच्चों, जब आप क्या करते हो, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आता था, f ऑफ x आता था और हम लिमिट लगाते थे फ्रॉम a टू b। फिर जब आप इसको लिखते हो बच्चों, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो ना, f ऑफ b माइनस f ऑफ a निकालते हो, तो आपको लिखना है, इससे पहले क्या लिखना है, बाय सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, क्योंकि ये सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम से किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू NCERT। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x, ये पूरा आपका फंक्शन है क्या, √x/30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फंक्शन में खास बातें ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली बात तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप चेक भी कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़ चुके हो। ये क्लोज इंटरवल 4 to 9, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ज़्यादातर जो भी फंक्शन एग्जाम में दिए रहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस ही होंगे और वेल डिफाइंड होंगे विद इन द लिमिट। वो तो इत्तेफाक की बात होती है, कभी कभी डिफाइंड नहीं होते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जल्दी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है यहाँ पर, और अगर हम देखें तो ये वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड भी है। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर हम 4 से 9 के बीच में कुछ भी रखें यहाँ पर x की वैल्यू 4 से 9 क्लोज इंटरवल में, इंक्लूडिंग 4 और 9 भी अगर हम रखें, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड या कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं आएगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x का बच्चों एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, मतलब अभी कोई लिमिट मत लगाओ। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो जैसे आप पहले करते थे ना इंटीग्रेशन, वैसे ही आप इसको कर लीजिए, और इंटीग्रेशन तो आप पढ़ के आ ही गए हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमारे पास, अभी देखिए कोई लिमिट नहीं लगाई बच्चों, एंटी डेरिवेटिव निकाल लो बस मैं सिंपली। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। 30 माइनस x की पावर 3/2 को अगर हम t अज्यूम कर लें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 30 का हो जाएगा 0, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा और 3/2 आ जाएगा आगे, और x की पावर 3/2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ आ जाएगा t का डेरिवेटिव dt/dx। ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 क्या होता है, √x होता है, और dx को इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से √x dx की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, ध्यान से करो बच्चों, ये उधर जाएगा, पहले -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस dt इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। अरे इसको उधर भेज दो यार, तुम समझ रहे हो क्या करना है, इतना सब पढ़ा चुके हैं। तो सिंपली ये माइनस भी उधर शिफ्ट हो जाएगा और 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जब हमने इसको ऐसा लिख दिया बच्चों, तो हमारा जो इंटीग्रल था ये वाला, ये चेंज हो गया। √x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 dt। तो -2/3 तो आ जाएगा आपका कहाँ, इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, -2/3 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया। ओके, और dt और डिवाइडेड बाय 30 माइनस x की पावर 3/2 को आपने t अज्यूम किया और इसका होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ, t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट तो करना आता है, क्या हो जाएगा, -2/3 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, और 1/t² का इंटीग्रेशन। 1/t² का मतलब क्या होता है, 1/t² का मतलब क्या होता है, t की पावर -2। इसका मतलब हमको इंटीग्रल करना है किसका, t की पावर -2 का t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा -2/3, इंटीग्रेशन इसका करो, कैसे करते हो, इसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, और कोई सी भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो -2/3 इन द ब्रैकेट, अब t की पावर -1 हो जाएगा यहाँ, अपॉन में -1, तो माइनस को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2/3 और t की पावर -1, तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 इंटू 1/t, क्योंकि t की पावर -1 को 1/t भी लिखा जा सकता है। 2 1 ज़ा 2 अपॉन में t, अब t क्या था उसको माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2/3, और ये हो जाएगा 2/3, और t की पावर -1 को आप 1/t भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, 2 × 1 2/3 × t 3t, तो 2/3, और t आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, अपनी कॉपी उठा के देखिए, 30, t क्या था 30 माइनस x की पावर 3/2, इसी को आपने t रखा था, तो t की जगह वापस से हम क्या रख देंगे,
30 माइनस टी की पावर 30 माइनस एक्स की पावर टी की जगह, ये 3 इंटू टी है ना, तो टी की जगह 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 रख दिया। अब ये जो आया बच्चों एंटी डेरिवेटिव किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है इसको हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग व्हाट लिखना एग्जाम में, पूरा SFT मत लिख देना, पूरा लिखना इंग्लिश में, सेकंड SECOND सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रल करना है विद इन द लिमिट a to b, तो ये होता है आपका एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना होगा हमको 4 to 9, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये है पूरा, यानी कि √x/30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की होल पावर 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। एफ ऑफ b की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ a क्या है ये, और एफ ऑफ एक्स आपका ये है, तो आप साइड में जाइए और एफ ऑफ 9 निकाल लीजिए, कैपिटल एफ ऑफ 9 कैसे निकलेगा बताओ। इस फंक्शन भाई चेक करो ना, एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, ये आया है, क्या आया बोलो, 2/3 इन द ब्रैकेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। सॉल्व करिए, एफ ऑफ एक्स की क्या रखेंगे, एफ ऑफ 9 निकाल रहे हैं ना अपर लिमिट, तो एफ ऑफ 9 जहाँ है एक्स है वहाँ 9 रख दो, तो 2/3 इन द ब्रैकेट 30 माइनस एक्स की क्या रखोगे, 9 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2 क्या होता है बोलो, 9 की पावर 3/2, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बिकॉज 3/2 इंटू 2 भाई पावर मल्टीप्लाई होगी ना, 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 9 की पावर क्या जाएगा 3, और 9 की पावर 3 क्या होता है 27, तो ये आ गया आपके पास क्या 27, तो ये आ गया 2/3, और 30 माइनस 27 3, तो 2/9 आ गया, ये 2/9, तो एफ ऑफ 9 कितना आ गया 2/9। आप अलग से भी ऐसे करके दिखा सकते हो, आप इसी के नीचे एफ ऑफ 9 को भी निकाल के ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या, एफ ऑफ 4। ओके, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू इस फंक्शन में, मतलब जो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है इसमें जहाँ एक्स है वहाँ 4 रख दो, तो 2/3 इन द ब्रैकेट 30 माइनस एक्स की जगह 4, तो 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 की पावर 3/2, 4 की जगह क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8, तो ये हो गया 2/30 माइनस 8 22, तो 3 ये बाहर वाला 3 इंटू 22, 2 1 ज़ा और ये 11 ज़ा, 1/3 इंटू 33, 3 इंटू 11 33, तो आ जाता -1/33। ओके, और मेरे ख्याल से बच्चों ये आ जाएगा आपका 9 और 33 ख्याल से, मेरे ख्याल से तो 19 आएगा, आप चेक कर लेना। 99 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से 11 आएगा, 11 2 ज़ा 22, और माइनस 99 को डिवाइड करेंगे 33 से, 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 22 माइनस 3 कितना होता है 19 होता है, 19/99। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो आया है ये आया क्या है बताओ। अगर मैं पूछूँ ये आंसर है तो क्या आप बोलोगे सर इस फंक्शन का इंटीग्रल है विद इन द लिमिट्स 4 to 9। हाँ भाई ये क्या बता रहा है, तो जवाब है इस फंक्शन का कोई कर्व होता होगा, हमें क्या पता, इस फंक्शन का कोई कर्व होता होगा, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और इसका जो ग्राफ होता होगा, इसका जो कर्व होता होगा विद इन द लिमिट 4 to 9, 4 इधर आता है, मान लो 9 इधर आता है, ये एक्स एक्सेस है, तो 4 और 9 के बीच में मतलब एरिया आ रहा है 19/99 क्या आ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 9 एंड बाय द x एक्सेस, ये चीज़ निकल के ये आई है। बहरहाल यहाँ पे कोई ऐसा एरिया वाला क्वेश्चन था नहीं, तो स्क्वायर यूनिट्स वगैरह हमने नहीं लिखा, बट ये मीनिंग इसका यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल नंबर 27 का पार्ट 3 और 4 बचा हुआ है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।